India's heritage of science and technology, चैप्टर नंबर 5 ऑफ सोशल साइंस 10th स्टैंडर्ड। ये चैप्टर है जो हमारा, ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो हमने डेवलपमेंट की है पहले, उससे रिलेटेड है चैप्टर। यानी कि हमें पता लगेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे इन द अर्ली पीरियड, यानी कि पहले समय में। तो इस चैप्टर में हमारी उन उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा जो हमें पुराने टाइम में मिल चुकी हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। साइंस है जो, उसका मतलब होता है नॉलेज। साइंस मींस नॉलेज, और टेक्नोलॉजी जो है उसका मतलब है उस नॉलेज को सिस्टमेटिकली, प्रैक्टिकली उसको यूटिलाइज करना। इसको कहते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, लेकिन वो दोनों वर्ड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि जो साइंस है वो मतलब नॉलेज, और उस नॉलेज को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना, उसको प्रॉपर्ली अप्लाई करना, इसको कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो भारत की अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, हमारे हेरिटेज की बात करें, तो हमारा हेरिटेज बहुत ही रिच है। थोड़ा सा अगर मैं स्टार्टिंग में चैप्टर का एग्जांपल आपको दूं, तो जैसे कि उस समय हम लोगों ने बहुत सारी, जो हमारी खासकर जो ये किताबें लिखी गई हैं, जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये किताबें वो किताबें हैं जिनके अंदर उस समय की टोटल मेडिसिन के बारे में लिखा गया है। यानी कि जो मेडिसिन आज हम यूज कर रहे हैं वही मेडिसिन आज से कितने सालों पहले हमारे जो पूर्वज है वो लिखकर जा चुके हैं। यानी कि हम लोग आज कोई भी डॉक्टर है वो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये किताबें उसके लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। रीजन क्या है कि वो किताबें जो है वो पूरा मिश्रण है हर एक मेडिसिन के बारे में, हर एक रोग के बारे में, हर एक चीज वहाँ पर अच्छे से बताई गई है। तो अब इसके बारे में हम आगे चलते हैं। हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे हेरिटेज के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। द ग्रेट सेजेस ऑफ आवर एंशिएंट इंडिया हैव गिफ्टेड इनवैल्यूएबल हेरिटेज ऑफ साइंस टू द वर्ल्ड। हमारे जो प्राचीन जो ऋषि मुनि है उन्होंने बहुत सारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो योगदान दिया था वो मानवता के काम आ रहा है आज भी। तो ये सब हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी दिया था। They have made outstanding contribution in the field of metallurgy. Even metallurgy की फील्ड में, यानी कि the study of metals, जहाँ पर metals की स्टडी की जाती है, उस फील्ड को मेटलर्जी कहा जाता है। तो मेटलर्जी की फील्ड में भी काफी डेवलपमेंट हमारे लोगों ने की है प्राचीन काल में, पुराने समय से। केमिस्ट्री, साइंस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र एंड फिजिक्स, ये कुछ दूसरी फील्ड है जिसमें हमारे साइंटिस्ट, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने काफी ख्याति, काफी प्रसिद्धि उपलब्ध, मतलब उनको मिली है प्रसिद्धि। It is a matter of great pride for us. India has contributed not only in the field of literature, art, religion, education and philosophy, but also had made immense contribution in the field of science and technology. भारत का जो योगदान रहा है वो सिर्फ आर्ट, लिटरेचर, इन्हीं चीजों में नहीं, बट मेडिसिन के फील्ड में भी हमारा बहुत ज्यादा योगदान रहा है शुरू से ही। Modern age researches have proved that India had scientific attitude along with religious outlook. तो जो आज की जो रिसर्चर्स जो है, जो खोज करता है, वो बताते हैं कि जो हमारा कल्चर जो है वो सिर्फ एक रिलीजियस कल्चर नहीं है भारत का कल्चर, बट वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड की दृष्टि से भी वो काफी इम्पोर्टेंट था। ऐसा हम जो रिसर्चर्स है वो उनको बताते हैं। आगे हम देखते हैं मेटलर्जी के बारे में। पहला टॉपिक है हमारा मेटलर्जी। Since ancient age, the people of India used metallurgy in their practical life. Ancient India made extraordinary progress in the field of metallurgy. A metallic idol of female dancer discovered from Indus Valley civilization is an exemplary achievement of ancient India. तो मेटलर्जी की जो बात करें तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मेटलर्जी का काफी यूज किया गया पुराने समय से। इसके एग्जांपल के तौर पे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक आइडल मिली है, एक मेटेलिक आइडल जो कि फीमेल डांसर की है। अब हम कहेंगे पुराने समय में मेटल से बनी हुई चीज़ें कहाँ से आ गई, हम तो यही सोच सकते हैं कि शायद मिट्टी से बनी होंगी चीज़ें, पत्थरों से बनी होंगी, लेकिन वो मेटल से बनी हुई एक मूर्ति पाई गई है। तो ये हमारे लिए एक एग्जाम्पलरी, यानी कि बहुत ही एक अचीवमेंट वाली बात है, हमें बड़ा ही एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमें पता लग रहा है कि हमारा जो कल्चर है उस समय भी मेटल से चीज़ें हम लोग बना लेते थे। Later statue of Buddha belonging to the Kushan period have been found at Takshila in South India during the Chola period. Numerous metal idols were made. इसके अलावा गौतम बुद्ध की एक दो आइडल्स मिली है प्राचीन समय से, कुषाण पीरियड से रिलेटेड है। तो ये सब चीज़ें हमको बताती हैं कि हमारा जो साइंस था वो मेटलर्जी की फील्ड में काफ़ी डेवलप्ड था। इसके अलावा द स्टैचू ऑफ नटराज जो कि वर्ल्ड में बहुत फेमस है, नटराज की जो स्टैचू है वो। इसके अलावा अनदर वेल नोन आइडल ऑफ
राम द आर्चर नामक एक आइडल है, वो भी हमको मूर्ति जो मिली है। ये सब जो मूर्तियां हैं ये हमको बताती हैं कि मेटलिक फील्ड में, मेटलर्जी की फील्ड में हमारी साइंस कितनी तरक्की कर चुकी थी पुराने समय में ही। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिस्ट्री। अब तक हमने पढ़ा कि मेटल से हम लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या चीजें बनाई, लेकिन केमिस्ट्री के फील्ड में देखते हैं, जिसको हम देखें अगर डिटेल में, तो केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। ये जो है एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। दिस साइंस इज वेरी यूजफुल फॉर वेरियस मिनरल्स, प्लांट्स, सीड्स, फॉर एग्रीकल्चर, मेकिंग ऑफ वेरियस मेटल्स और टू ब्रिंग चेंजेस इन देम। इट इज आल्सो यूजफुल फॉर मेकिंग मेडिसिन। केमिस्ट्री, अब इससे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, इसके अलावा मिनरल्स या प्लांट्स वगैरह में, हर जगह पर इसका उपयोग होता है केमिस्ट्री का, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू केमिकल्स, इट इज केमिकल साइंस। आचार्य नागार्जुन, a learned Buddhist of Nalanda University, is known as आचार्य in the field of chemistry। आचार्य नागार्जुन को हम आचार्य कहते हैं इस फील्ड के अंदर। He is known as आचार्य in the field of chemistry, आचार्य कहा जाता है। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रस रत्नाकर और दूसरा आरोग्य मंजरी। ये दोनों किताबें लिखी गई थी नागार्जुन के द्वारा। नागार्जुन he advocated the use of allopathy along with herbal medicines। नागार्जुन जो थे उन्होंने एलोपैथिक दवाइयों का यूज करना भी वाजिब समझा, यानी कि उन्होंने इसको भी सपोर्ट किया कि हमें ना सिर्फ जो हर्बल मेडिसिन यानी कि जड़ी बूटियों से जो इलाज किया जाता है वो तो करना चाहिए, लेकिन उसके साथ एलोपैथिक, अगर केमिकल जो मेडिसिन आज हम लेते हैं डॉक्टर्स के पास जाके, वो एलोपैथिक जो मेडिसिन है उनका उपयोग करना भी उन्होंने वैलिड बताया कि आप उसका भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने मरकुरी ऐश को भी मेडिसिन के तौर पे यूज करने का पक्ष लिया, यानी कि जो मरकुरी ऐश रहती है, मरकुरी जो कि एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, उसकी ऐश को भी इन्होंने मेडिसिन के तौर पे यूज करने पे जोर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी हैड इट्स ओन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री एंड फर्नेस फॉर स्टडी एंड रिसर्च। हमारी उस समय की प्राचीन काल की यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, वहां पर इवन केमिस्ट्री के लिए एक लेबोरेटरी और फर्नेस वगैरह बनाई गई थी, जिसमें उस समय लोग, बच्चे जो थे वो पढ़ाई करते थे, उसमें ज्यादा वो खोजबीन करते थे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन रसा, उपरसा, 10 types of poisons as well as various types of salts and ash of minerals is seen in the chemistry। हमारी जो केमिस्ट्री में ही इन चीजों का भी उल्लेख है, जिनमें एक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉइजन्स, खासकर जो तरह तरह के जो पॉइजन्स रहते हैं उसकी जानकारी भी हमारी केमिकल साइंस में दी गई है प्राचीन काल में ही। इसके अलावा द कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा रिफ्लेक्ट एन एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। कॉपर की एक स्टैचू बनाई गई है बुद्ध की, गौतम बुद्ध की, जो कि है लगभग सुल्तानगंज, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार में, जो कि 7.5 फीट ऊंची है और जिसका वेट जो है वो 1 टन है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 टन उसका वेट है और 6.5 फीट ऊंची ये मूर्ति बनाई गई है। द स्टैचू ऑफ बुद्धा एट नालंदा इज 18 फीट हाई। नालंदा में भी 18 फीट हाई गौतम बुद्ध की एक मूर्ति है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। इसके अलावा विजय स्तंभ, द 24 फीट हाई आयरन पिलर विच वेज 7 टन्स। 24 फीट ऊंचा एक विजय स्तंभ जिसको नाम दिया है, विजय स्तंभ जो कि एक आयरन पिलर है जो महरौली में है दिल्ली में, वो जो है वो लगभग 7 टन भारी है, उसका वजन 7 टन है। लेकिन उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत ये है कि उसको अभी भी जंग नहीं लगा, यानी कि वो सैकड़ों साल पुराना है लेकिन उसको अभी तक जंग नहीं लगा है। ये स्पेशलिटी है हमारी केमिकल साइंस की कि उसको किस प्रकार से बनाया गया है कि अभी तक जंग नहीं लगा। साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। इंडिया अटेन्ड एन अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। सिंस एंशिएंट पीरियड महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत एंड वाघभट्ट पायनियर्ड द इंडियन मेडिसिन साइंस एंड सर्जरी। अब मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड में भी हमने बहुत ज़्यादा उपलब्धियां पाई हैं, जिनमें कुछ महान, अगर हम बात करें ऐसे ऋषि मुनियों की जिन्होंने इस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है, तो उसमें नाम लिया जा सकता है महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और वाघभट्ट। इन लोगों ने ही मेडिसिन और सर्जरी को दे कैन बी नोन एज द पायनियर, यानी कि ये शुरुआत करता है इस फील्ड का। महर्षि चरक हैज रिटन अ बुक चरक संहिता इन विच ही हैज मेंशन्ड ओवर 2000 मेडिसिनल हर्ब्स। महर्षि चरक ने एक किताब लिखी है मेडिसिन के ऊपर जिसका नाम है चरक संहिता, महर्षि चरक ने। इसके अंदर लगभग 2000 मेडिसिन के बारे में, हर्बल मेडिसिन के बारे में जानकारी दी गई है। महर्षि सुश्रुत हैज मेंशन्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सर्जरी। महर्षि सुश्रुत जो थे उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने सर्जरी के लिए जो यूज होते हैं इक्विपमेंट्स, टूल्स, उसकी जानकारी दी गई। द इंस्ट्रूमेंट्स वर सो शार्प दैट दे वुड स्प्लिट अ सिंगल वर्टिकल इन 2 डिवीजन। ये जो
इंस्ट्रूमेंट्स है इतने कारगर है कि ये आपके बाल को भी दो हिस्सों में काटने की ताकत रखते हैं। यानी कि आप सोचिए कि बाल हमारा कितना पतला रहता है, उसको खड़ा करके दो पार्ट में काटा जाता था इन इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि कितने बारीक वो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। इसके अलावा वाग्भट ने किताब लिखी है वाग्भट संहिता, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। स्टडी ऑफ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड वाग्भट संहिता इज वेरी यूजफुल फॉर एवरी डॉक्टर। हर एक डॉक्टर जो है इन तीनों किताबों को पढ़े बिना उनकी पढ़ाई पूरी नहीं मानी जाती है। Hindu herbal science of ancient time is enriched with huge collection of minerals and medicine from plants and animals। हमारा जो हिंदू कल्चर है इसमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलने वाली जो दवाइयाँ हैं, यानी कि हर्ब्स जो हैं, या फिर थ्रू एनिमल्स भी हमें बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं, तो उसके ऊपर जोर दिया गया है पहले से ही। दिस हैज प्रेजेंटेड ए डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेडिसिन, देयर क्लासिफिकेशन एंड देयर यूजेज। दे कुड इवन स्टॉप ब्लड सर्कुलेशन विद बाउल शेप्ड बैंडेज, यानी कि बाउल शेप्ड एक बैंडेज थी जिसके द्वारा ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में जाने से रोका भी जा सकता था। यानी कि ये चीज़ें हम पुराने समय की बात कर रहे हैं, आज की नहीं। दे कुड स्किलफुली ऑपरेट ऑन एब्डोमेन, किडनी, कैटरैक्ट, हर्निया, स्टोन, पाइल्स एंड ब्लैडर एक्सेट्रा। यानी कि जो मैंने नाम लिया है ये सब बीमारियों का इलाज, यानी कि सब पार्ट्स का अगर कुछ इलाज करना है तो उसमें हमारे जो पुराने डॉक्टर्स थे जो वो सब कारगर थे, यानी कि वो लोग ये कर पाते थे, जो आज भी हमारे पास इलाज काफ़ी संभव हमारे लिए नहीं है, लेकिन वो सब पुराने समय में किया जाता था। दे कुड क्लासिफाई ऑल्सो join the broken or displaced bones and extract things passed into the body easily and skillfully। इवन वो लोग हड्डियों को, टूटी हड्डियों को भी जोड़ देते थे, और बॉडी के अंदर कोई नुकीली चीज़ है, कोई भी मेटल की चीज़ अगर अंदर चली गई तो उसको भी वो वापस निकालने का, बाहर निकालने का जोर रखते थे। They could recognize symptoms and diagnose the disease. They also gave dietary directions after post recovery of disease। इसके अलावा वो रिकवरी के बाद भी, जैसे कि पेशेंट जब बीमारी से ठीक होता है उसके बाद उनको डाइटरी, यानी कि किस प्रकार का खाना खाना चाहिए ताकि वो अच्छे से ठीक हो सके, रिकवर हो सके, बीमारियों के सिम्टम्स का पता लगाना और उससे बीमारियों का पता लगाना, ये सब काम जो थे हमारे उस समय के ये ऋषि मुनि करते थे। दे हैड नॉलेज ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। इसके अलावा वो प्लास्टिक सर्जरी भी कर लेते थे, जो हमने आज भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है कर पाना, लेकिन उस समय जो था प्लास्टिक सर्जरी भी इजीली हो जाती थी। नाक कान वगैरह जब युद्ध वगैरह होते थे, नाक कान कहीं पे अगर कुछ कट जाता था कोई बॉडी पार्ट, तो वो प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा उसको जोड़ दिया जाता था। इवन स्टूडेंट्स जो थे उनको सर्जरी का मेथड भी बताया जाता था वैक्स के स्टैचूज के ऊपर या फिर डेड बॉडी के ऊपर। यानी कि जैसे हम जानते हैं कि जो आज भी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो डेड बॉडीज़ के ऊपर ही अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो करते हैं, यानी कि वो सीखते हैं वहीं से प्रैक्टिकल करके। तो उस समय भी डॉक्टर्स जो थे वो वैक्स स्टैचूज होती थी या फिर रियल डेड बॉडीज थी, उनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करते थे, यानी कि सब कुछ प्रैक्टिकली सिखाया जाता था। दे कंडक्टेड रिस्की ऑपरेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी के समय जो ऑपरेशंस जो होते थे वो भी किए जाते थे। और उस समय के जो लोग थे एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन थे, यानी कि बच्चों के बहुत ही ज़्यादा माहिर डॉक्टर्स थे और गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी वो माने जाते थे। वेटनरी साइंस ऑल्सो डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। उस समय वेटनरी साइंस भी हमारी अच्छी डेवलप थी। वेटनरी साइंस क्या है? वेटनरी साइंस जो पशुओं के रोगों के साथ जो जुड़ी हुई है उसको वेटनरी साइंस कहते हैं। तो उस समय वो भी हम लोग आसानी से कर लेते थे। जैसे कि बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जैसे कि घोड़ों के ऊपर और हाथियों के ऊपर, हस्ती आयुर्वेदा, शलिहोत्रा एंड अश्वशास्त्र, ये किताबें हैं जो उस समय हमारे पशुओं के रोगों के साथ रिलेटेड थी। The scholars or science writers of medicine, Vagbhat made a valuable contribution through his work अष्टांग हृदय in the field of diagnosis। डायग्नोसिस की फील्ड में जो अष्टांग हृदय नामक जो किताब है वो लिखी गई है वाग्भट के द्वारा, जिसने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। आगे हम मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स की फील्ड में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें भारत जो है उसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, जैसे कि द गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड, डिस्कवरी ऑफ जीरो, डेसिमल सिस्टम, अलजेब्रा, थ्योरम ऑफ मध्याह्न, ज्योमेट्री एंड अरिथमेटिक। आर्यभट्ट जो थे उन्होंने जीरो को डिस्कवर किया था। प्रोसेस ऑफ राइटिंग जीरो आफ्टर फिगर्स वर डिस्कवर्ड बाय द सेज नेम ग्रुत्समत नामक एक जो सेज थे उनके द्वारा ही डिस्कवर किया गया कि नंबर के पीछे जीरो लिखा जाता है, जैसे कि 2 0 20 3 0 30, वो जीरो पीछे लिखना उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, जिनका नाम था ग्रुत्समत। द एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस हैव डिसाइडेड द नेम्स ऑफ नंबर्स मेड अप बाय प्लेसिंग 53 zeros आफ्टर 1 के आगे 53 जीरो लगाकर उन्होंने डिसाइड किया था नंबर्स का नाम देना, यानी कि नंबर के पीछे जीरो लगा के उसको किस प्रकार से नाम दिया जाएगा वो भी हमारे सेजेस ने ही खोजा था। डेसिमल सिस्टम हैड बीन seen on the measuring and weighing instruments which had
बीन फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। इसके अलावा डेसिमल सिस्टम जो है वो उस समय के जो हड़प्पन कल्चर और जो हमारा मोहनजोदारो जो हमें मिले थे जो दो टाउन्स, उनकी जब खुदाई की गई तो वहाँ से जो हमें रिमेन्स मिले थे उसके अंदर जो बर्तन या जो भी कंटेनर्स थे उसके ऊपर डेसिमल सिस्टम का भी उल्लेख किया गया है कि उन बर्तनों से हमको पता लगता है कि उस समय के लोग डेसिमल सिस्टम का यूज करते थे, डेसिमल्स का। और वहाँ पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो थे वेइंग वाले उनके ऊपर डेसिमल्स में लिखा जाता है। इट हैड बीन एक्नॉलेज्ड बाय मेधातिथि ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। भास्कराचार्य हैज रिटन मेनी बुक्स, लीलावती गणित एंड बीज गणित। भास्कराचार्य जो थे उन्होंने लीलावती गणित और बीज गणित नामक किताबें लिखी हैं। इवन उन्होंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन को भी उन्होंने ही हमको बताया है कि ऐसा होता है, उनको खोजा है। ब्रह्मगुप्ता इंट्रोड्यूस टाइप्स ऑफ इक्वेशन, ब्रह्मगुप्ता ने इक्वेशन के टाइप्स बताए हैं। बोधायन ने थ्योरम, एंगल पॉलिसी थ्योरम बताई है। आप स्तंभ जो थे हैड डिसाइडेड द मेजरमेंट ऑफ सैक्रिफिशियल पिट्स। आप स्तंभ के द्वारा सैक्रिफिशियल पिट्स क्या होते हैं? जो हवन के दौरान जहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है या फिर जहाँ पर आहुति दी जाती है, यानी कि जो आग वगैरह जलाई, वो कहाँ पर होने चाहिए, उनका मेजरमेंट कितना होना चाहिए, वो सब आप स्तंभ के द्वारा डिसाइड किया जाता था। फिर वैल्यू ऑफ पाई, शुल्वा सूत्रास, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे ही ऋषि मुनियों ने दी थी। आर्यभट्ट ने हमें पाई की वैल्यू भी दी थी जो कि 22/7 या फिर 3.14 भी है। ये उनकी किताब आर्यभट्ट में लिखा गया था। He also propounded that pi is constant to show the ratio of circumference and diameter of circle। पाई को कांस्टेंट बताया गया उनके द्वारा, जिसके द्वारा हम सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल निकालते हैं। तो ये सब हमारे जो ऋषि मुनियों ने हमको दिया है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एटसेट्रा, अष्टांग मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्यभट्ट इन हिज वर्क, हेंस आर्यभट्ट इज नोन एज द फादर ऑफ मैथ। ये जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब जो है आर्यभट्ट के द्वारा हमको दिया गया है। इस कारण से हम आर्यभट्ट को फादर ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। Moreover, he had written many other books like Dashritika and Aryabhatiya. He had described main principles of astronomy in his short book named आर्य सिद्धांत। आर्य सिद्धांत नामक एक किताब है जिसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स के बारे में भी लिखा है। He found the solution of fundamentals of mathematics, that is arithmetic and geometry। मैथमेटिक्स में कुछ और अर्थमेटिक और ज्योमेट्री में भी उन्होंने काम किया है, वो भी उनको बताया है। इसके साथ अपार्ट from these various aspects of mathematics had been discussed by many scholars in their books, among them scholars like Bodhayan, Apastambh, Katyayana, भास्कराचार्य एंड ब्रह्मगुप्ता आर्य। तो ये जो मैंने जिनका नाम लिया ये कुछ और लोग हैं जिन्होंने मैथ्स के फील्ड में और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। अब अगला टॉपिक है हमारा अदर साइंसेस। अदर साइंसेस में जो आपकी बुक पेज नंबर 39 पे दिया गया है, नीचे कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं और उनके ऑथर्स के नाम दिए गए हैं। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, द नेम ऑफ द ऑथर एंड द नेम ऑफ द बुक। आगे हमारा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी जो है दैट इज द मोस्ट एंशिएंट साइंस। ये क्वेश्चन आप पढ़ा सकते हैं, व्हिच इज द मोस्ट एंशिएंट साइंस, दैट इज एस्ट्रोनॉमी। इसमें बहुत सारे वर्क्स हैं रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी हैड बीन रिटन इन इंडिया। इनके कुछ हम नाम पढ़ेंगे। An organized and deep study of astrology was made by Indian ancient universities, planet and their movement। यानी कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी किया जाता था प्राचीन समय में। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स और उनके मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना, फिर कॉन्स्टलेशंस के बारे में जो आप साइंस में पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, इन सब के बारे में पढ़ना और इनकी कैलकुलेशन करना। एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी वर डेवलप्ड। तो इसके द्वारा ही एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को डेवलप किया गया है, यानी कि ग्रहों की चाल, उनकी पोजीशन को समझना। प्रेडिक्शंस वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लैनेटरी मूवमेंट। तो प्लैनेट्स के मूवमेंट के द्वारा प्रेडिक्शंस किए। जैसे आप ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वो आपके ग्रह बताते हैं, आपका ये सूर्य इस घर में है, राहु इस घर में, केतु इस घर में है, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, अच्छा होगा बुरा होगा। जो सुबह सुबह आप टीवी में रोज सुनते हैं, सुबह सुबह जो आकर बताते हैं आप लोगों को अपना भविष्य, तो वो हमारे प्लैनेटरी मूवमेंट के द्वारा ही बताते हैं। आर्यभट्ट मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन द फील्ड ऑफ। आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें इसी कारण से वह पहला सैटेलाइट जो हमने भेजा था अंतरिक्ष में, उसको नाम भी हमने आर्यभट्ट ही दिया गया है उनके नाम। He declared that the Earth rotates on its own axis and he proved that the basic reason for lunar eclipse is the shadow of the Earth। उन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूमती है, अपनी जगह पर घूम रही है अर्थ। और उन्होंने ये भी बताया कि लूनार एक्लिप्स जो है वो शैडो, अर्थ की शैडो के कारण होता है लूनार एक्लिप्स, which was addressed as अजर भार
बाय द स्कॉलर्स, जिसको अजरभार के नाम से हमारे जो विद्वान थे उन्होंने संबोधित किया। इन द सेम मैनर ब्रह्मगुप्ता पॉपुलराइज्ड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इन बुक ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्मगुप्ता ने ब्रह्म सिद्धांत नामक जो किताब लिखी है उसमें लॉज ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने मेंशन किए हैं, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। Varameher was the great astrologer and astronomer who divided astrology in three parts. वरामेर जो थे उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसके नाम थे तंत्रा, पुरा और संहिता। His ग्रंथ नेम्ड बृहद संहिता gives information regarding effects of planets on man's future. ब्रह्म सिद्धांत जो उन्होंने किताब लिखी है उसमें बताया गया है कि जो प्लैनेट्स का हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि प्लैनेट्स के मूवमेंट से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमारे फ्यूचर के बारे में सब कुछ उसके द्वारा बता पाते हैं। His characteristics, various classes of animals, the time of marriage, ponds, wells, gardens and good omen for sowing. We should feel pride that our ancestors were expert in the various sciences. तो उसके द्वारा ब्रह्म सिद्धांत में जो लिखी गई चीज़ें थी उसके द्वारा हम लोग आने वाले समय में यानी कि शुभ मुहूर्त की खोज कर सकते हैं, यानी कि शादी के लिए शुभ मुहूर्त चाहिए हमको, या कुछ घर बनाना है, कुछ और काम शुरू करना है, तो उसके लिए जो शुभ मुहूर्त है वो उसके द्वारा निकाला जाता है। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। आगे हमारा टॉपिक है जो लास्ट टॉपिक है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र जो है उस फील्ड में भी भारत ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। इट इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये एस्ट्रोलॉजी का इनसेपरेबल पार्ट है। वास्तुशास्त्र ऑफ इंडिया इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, डिग्निफाइड एंड प्रेज्ड बाय मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वास्तुशास्त्र को पूरी दुनिया के देशों ने हमारे देश की सराहना की है इसमें। Vastushastra of India is being recognized, dignified and praised by many countries of the world. Brahma, Narad, Bruhaspati, Bhrigu, Vasishtha and Vishwakarma have made unique contribution in the field of Vastushastra. ये जो हमारे ऋषि थे जिनका हमने नाम लिया ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, वशिष्ठ और विश्वकर्मा, इन लोगों ने वास्तुशास्त्र के फील्ड में काफी कंट्रीब्यूशन दिया है। They have propagated the principles of construction for dwellings. इन्होंने ड्वेलिंग्स के लिए यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं जानते हैं ना हम घर में वास्तुशास्त्र वास्तु के हिसाब से बनाते हैं कि घर में किचन कहाँ रहेगा, बेडरूम कहाँ होगा, बाथरूम कहाँ होगा, ये सब चीज़ें, तो वो जो थे वो सब प्रिंसिपल इन्होंने डेवलप किए हैं थ्रू वास्तुशास्त्र। ये हमारे ही ऋषि मुनियों के द्वारा किए गए हैं। They have propagated the principles of construction for dwellings, temples, palaces, अश्वशाला, forts, स्टोर हाउसेज, एम्यूनेशन, टाउन प्लानिंग, यानी कि हर एक फील्ड के अंदर जो भी फील्ड है उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कि घर या जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो कहाँ किया जाए, कब किया जाए, वो सब चीज़ें वास्तुशास्त्र के द्वारा बताई गई हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ वास्तुशास्त्र इज मेंशन्ड इन बृहद संहिता। राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ रिवाइव्ड दिस साइंस इन 15th century and after improving the previous versions of वास्तुशास्त्र। इसको हमारी जो वास्तुशास्त्र जो है इसको पूरा मेंशन किया गया बृहद संहिता के अंदर, जिसको राणा कुंभा ने दोबारा से रिवाइज करके लिखा है, जो कि 15वीं सेंचुरी में इंप्रूवमेंट के बाद और ज़्यादा डिटेल के साथ लिखा गया। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बिलीफ, विश्वकर्मा वाज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ कोर्ट्स। अब सबसे जो पहले आर्किटेक्ट थे जो गॉड के, फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड वाज विश्वकर्मा। ये आप ध्यान रखेंगे ना, विश्वकर्मा वाज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड। He divided वास्तुशास्त्र into 8 sections। वास्तुशास्त्र को उन्होंने 8 पार्ट में बांटा है। Various information of वास्तुशास्त्र like selection of place, shape, structure, proper planning of things, temples, ब्रह्मस्थान, डाइनिंग रूम, बेडरूम एक्सेट्रा। इसी के अंदर बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, जैसे कि डाइनिंग हॉल कहाँ होना चाहिए, डाइनिंग टेबल कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, ब्रह्मस्थान यानी कि आप टेम्पल वगैरह जो घर में अगर भगवान रख रहे हैं तो कहाँ रखना चाहिए, ये सब चीज़ें उनमें उस किताब में बताया गया है। As the time passes, by changes are taking place regarding the principles and understanding of वास्तुशास्त्र, now it is being adopted by the world। तो समय के साथ साथ समय बीतता जा रहा है, समय के बीतने के साथ साथ ये जो साइंस है और ज़्यादा डेवलप होती जा रही है वास्तुशास्त्र, और इवन भारत में नहीं, इसका उपयोग विदेशों में भी लोग कर रहे हैं, यानी कि विदेशों के लोग भी इसको मानने लगे हैं। Ancient Indian knowledge of science has been accepted by the world। Indian culture is very vast and heterogeneous। It is a blending of science and religion, traditional ideals and practical knowledge, which is rarely seen in the other countries of the world। अब भारत जो है, ये जो नॉलेज ऑफ साइंस है हमारा, वो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया कि भारत का जो नॉलेज ऑफ साइंस के बारे में जो भी अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा, वो सब चीज़ें विदेशों में लोग भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं आज। और
लोग मानते हैं कि भारत जो है वो मिक्सचर है। मिक्सचर किस चीज़ का? साइंस एंड रिलीजन। यहाँ पर साइंस को भी माना जाता है, रिलीजन धर्म से भी जोड़ के इसको देखा जाता है। इसके साथ साथ ट्रेडिशनल आइडियल्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, हम अपनी प्राचीन जो ट्रेडिशन है उसको भी मानते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन सब बातों के साथ हम लोग दुनिया में एक अलग स्थान बनाकर बैठे हुए हैं। दुनिया में और कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ ये सब हमको देखने को मिले। टॉलरेंस एंड इक्वालिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजन सीन इन आवर कल्चर, हमारे ही कल्चर में हम सब धर्मों के प्रति अपना आदर सम्मान प्रकट करते हैं। ये सिर्फ भारत में ही देखा जा सकता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी इन रिलीजन, लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज वी सी यूनिटी इन आवर कंट्री। अब हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी है कि तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा वाले, अलग अलग रंग भेद वाले, लेकिन फिर भी हम सब में एक समानता पाई जाती है। सब लोग एक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। We should not forget that Indian culture reflects unique features of unity in diversity. हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो कल्चर है वो यूनिक कल्चर है और इसका यूनिक फीचर क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी शो की है, यानी कि हम अनेकता में एकता शो करते हैं। यानी कि भले सब कुछ अलग अलग है, अलग तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की भाषा बोलने वाले हैं, तरह तरह की, हम अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारा देश एक है, वी आर यूनाइटेड। सो ये था हमारा चैप्टर। Hopefully you enjoyed.